तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका टीच मी CUET के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है राघव तिवारी। आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 उसका चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। यानी किसी भी नेशन के सामने जब कोई नया नेशन डेवलप होता है, कोई नया इंडिपेंडेंट कंट्री जब बनती है, तो उसके सामने उसको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो आपके इस चैप्टर में सारा का सारा डिटेल वाइज दे रखा है। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी तो एक बार बुक रीडिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, उसमें जाके नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। आज हम बात करते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CUET के एग्जाम में इस चैप्टर से बन सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या है आपका पहला क्वेश्चन, द टू नेशन थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन, यानी कि जो टू नेशन थ्योरी थी किसने दी थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। MD जिन्ना साहब कहाँ के थे, ये पाकिस्तान के, ठीक है। वैसे तो इंडिया के थे बट पार्टीशन के बाद कहाँ के हो गए, ये इंडिया के, पाकिस्तान के, ठीक है। याद रखना कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये फर्स्ट वायसराय ऑफ पाकिस्तान थे। क्या थे, फर्स्ट वायसराय ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पहले वायसराय कहाँ के, पाकिस्तान के, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें कमेंट में बताओ इंडिया के फर्स्ट वायसराय कौन थे। ऑप्शन देखते हैं, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो टू नेशन थ्योरी थी इसका मतलब था बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स, या फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। अरे यार एक बात बताओ, ये क्या करे, टू नेशन थ्योरी, इसके नाम में जाओ ना, क्या बोल रहा है ये, दो नेशन, यानी कि दो देशों को बनाने की बात कर रहा है। तो क्या बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स हो सकता है, यहाँ तो स्टेट्स की बात चल रही है, हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है नेशन की। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी देखो, यहाँ एक्सपेंशन की बात चल रही है। क्या टू नेशन थ्योरी जो है, दो देश की थ्योरी एक्सपेंशन कर सकती है, कि किसी देश के एरिया को बढ़ा सकती है? बिल्कुल नहीं, ये किसी एरिया को एक्सपेंड नहीं करेगी, बल्कि ये क्या करेगी, उसको बांट देगी, डिवाइड कर देगी, ठीक है। ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आपके दो एलिमिनेशन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबू भैया जिंदाबाद क्या हो गया आपका, बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि टू नेशन थ्योरी ने क्या किया था, आपका इंडिया को डिवाइड कर दिया था। कितने हिस्सों में, आपका जो इंडिया था एक तरफ का बन गया पाकिस्तान और एक तरफ पूरा आपका इंडिया। हालांकि जो पाकिस्तान था वो दो हिस्सों में बना था, एक आपका वेस्ट पाकिस्तान था और एक आपका ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था यही 1971 में जाकर क्या बन जाता है, आपका बांग्लादेश। आपको बताना है कि बांग्लादेश का जो मूवमेंट था वो किसने स्टार्ट किया था, यानी कि बंग बंधु किसे कहा जाता है, हम बंग बंधु किसे कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है इसका आंसर जल्दी से, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स। अभी प्रिंसली स्टेट्स क्या है, देखो इंडिया ना जब इंडिपेंडेंट जब इंडिया हुआ था उससे पहले के अगर स्टेट्स की बात करो तो इंडिया कई सारे डिवीजन में था, ठीक है। इसमें से एक था प्रिंसली स्टेट्स, आपके क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स। ये हालांकि आपके इंडिपेंडेंस के बाद भी थे। प्रिंसली स्टेट्स क्या थे आपके, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके सामने कितने स्टेट्स थे प्रिंसली के, प्रिंसली स्टेट्स हमारे पास 565, यानी कि इंडिया 565 टुकड़ों में क्या था, विभाजित था। ढंग से पढ़ना है तो भाई चुपचाप चले जाओ, NCERT की बुक को रीड कर लो या फिर नोट्स पढ़ लो, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स क्या हो गई, ये किसके अंडर थी, ये अंडर थे अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी किसके अंडर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। हालांकि इनके यहाँ पर राजा कौन होता था, यहाँ पर एक होता था प्रिंस, ठीक है। कौन होता था, प्रिंस। ये किसके अंडर काम करता था, ये अंडर काम करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के, यानी कि ये प्रसाद पर्यंत था, किसके, इसके भरोसे पर काम करता था। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसको भरोसा है तो ये अपने पद पर टिका रहेगा, अगर भरोसा टूट गया तो क्या होगा, भरोसा टूटते क्या होगा, तुम गद्दार निकले, तुम्हें क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इन ऑल देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स। क्या कितने थे, 565 थे, मैंने आपको भी बताया कितने थे, 565। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। अब इसमें भी याद रखना आपको जो तीन प्रिंसली स्टेट्स थे, तीन, वो किसके साथ थे, वो साथ थे पाकिस्तान के, ठीक है। यानी कि 565 में से 562 किसके साथ थे, इंडिया के साथ। 562 किसमें मिले, आगे मिले ये लोग इंडिया में, और तीन किसमें मिल गए, तीन मिल गए आपके पाकिस्तान में। कितने, तीन, ये आपको याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो सही जा रहा है। फिर ऑल द 565 प्रिंसली स्टेट्स वर लीगली फ्री टू बिकम इंडिपेंडेंट कंट्रीज, यानी कि इनको फ्री इंडिपेंडेंस दी, इनको बोला गया था प्रिंसली स्टेट्स को कि आप लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि आपको खुली छूट है, आपको अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या फिर इंडिया के साथ जाना है, ठीक है। तो कई सारे मोटे ताजे जो वहाँ के नेता थे, जो लीडर थे, उनके जो किंग थे, प्रिंस थे, वो लोग क्या हो गए, हम तो अलग देश बनाएंगे। उनके लिए हमारे पास एक बंदोबस्त था, उनका नाम था लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। किसे कहते हैं, जल्दी बताओ, अगला क्वेश्चन आपका अभी आएगा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया, कई सारे लोग कह रहे होंगे भैया हमने तो आयरन मैन हॉलीवुड वाली पिक्चर देखी है। अरे भैया हॉलीवुड वाली नहीं, अपने इंडिया में उस हॉलीवुड की पिक्चर से पहले ही एक आयरन मैन आ चुका था। उस आयरन मैन का नाम क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया टुक प्लेस इन 1948। उन चार में से चार आपके प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो बोल रहे थे हमें इंडिया के अंडर नहीं आना है, हम क्या करेंगे, हम तो बनाएंगे अपना अलग से देश। तो उनके लिए हमारे आयरन मैन खड़े थे, ठीक है। जल्दी बताओ कौन थे। उसमें से एक था आपका हैदराबाद। हैदराबाद को मार पीट कर कब कब्जा किया गया इस पर, इसका एक्सेशन किया गया हमारे यहाँ पर 1948
1948 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, बिल्कुल सही। अब देखो एक क्वेश्चन और आपके 3 क्वेश्चन इसमें क्या हो गए, तैयार हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, द नवाब ऑफ भोपाल वॉज ईगर टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो भोपाल के नवाब थे वो बहुत ही उत्सुक थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने के लिए। ये बात आपकी बिल्कुल क्या है, रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल गलत। जो भोपाल के नवाब थे वो भाई साहब उनका इतना भी इंटरेस्ट नहीं था इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट उसमें शामिल होने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, बिल्कुल सही, यानी कि ये ऑप्शन नंबर क्या है, गलत है ये। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो गया, दद्दू भैया, बिल्कुल सही। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, Who gave this speech tryst with destiny, यानी कि भाग्य वधु से चिर प्रतिचित, क्या है आपका, हिंदी में बोलते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतिचित। भाग्य वधु से चिर प्रतिचित कब दिया था, ये दिया गया था 14 अगस्त को। कब दिया गया था, 14 अगस्त को। किसने दिया था, जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी, जब तक मैं लिख रहा हूँ आपका भाग्य वधु से चिर प्रतिचित। परिचित कुछ भी हो सकता है यार, हिंदी बड़ी भीख है हमारी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अरे महात्मा गांधी जी ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी दिया था, कई सारे लोग बोलेंगे हाँ भाई गलत नहीं करना आपको, बिल्कुल गलत नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री साहब। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। जिसको कुछ नहीं पता क्या करेगा, ऑप्शन नंबर डी, हमें तो कुछ नहीं पता, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है सर जी, हमें सिखाओ। तो सिखा रहा हूं ना भाई, चुपचाप आके सीख लो। देखो क्या है इसका आंसर, बी फॉर बाबू भैया जिंदाबाद, यानी कि भाग्य वधु से चिर प्रतिचित ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये भाषण किसने दिया था, ये लेक्चर दिया था आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब दिया था, 14 अगस्त को। ठीक है, 14 अगस्त को, याद रखना। यही हमारे भारत के क्या थे, पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, बहुत सारी डिबेट आती है इसमें भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम था, जवाहरलाल नेहरू जी को जबरदस्ती बनाया गया, उस सारी डिबेट हमें नहीं जाना है। हमें क्या करना है, सिर्फ फैक्ट याद रखना है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, जल्दी बताओ, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे भाई आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, राजू भैया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, याद रखना है आपको। ठीक है, शॉर्टकट लिख दिया मैंने राज, तो ये मत करना राज प्रसाद हो गया ना। आपको बताना है हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड कौन थे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे आपके, पहले आपकी अगर बात करूं तो पहले आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, SACH सिन्हा लिख रहा हूं, शॉर्टकट लिख रहा हूं। ठीक है, बट याद रखना ये टेम्पररी थे, यानी कि परमानेंट नहीं थे। परमानेंट की बात करें, पहले ऑफिशियल जो इलेक्टेड थे वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना कि पहले राष्ट्रपति भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के अध्यक्ष भी कौन थे पहले नामित, तो कौन थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अगर पूछे टेम्परेरी कौन थे, अस्थायी कौन थे, तो आपको क्या लिखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपके 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन क्या होगा, इसी में कवर होगा एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर क्या था आपका, बी फॉर बाबू भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस वर फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मैंने बताया था ना, कोई भी नेशन जब नया नया इंडिपेंडेंट होता है तो उसके सामने कई सारे चैलेंजेस होते हैं। अब कौन कौन से चैलेंजेस इंडिया के सामने थे वो हमें क्या करना है, ऑप्शन में यहाँ पे देखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अकोमोडेशन एंड यूनिटी। देखो इंडिया का था, बहुत डाइवर्स कंट्री था, इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे एरियाज, इतने सारे कलर के लोग, रेस के लोग, धर्म के लोग, जाति के लोग, यानी क्या था, पूरी तरह से इंडिया बटा हुआ था। एक तो पॉपुलेशन इतनी, ऊपर से बटा हुआ, इतने सारी भाषाएं बोली जा रही हैं यहाँ पर, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, रीजन्स इतने सारे हैं। ठीक है, इस डाइवर्सिटी को हमें क्या करना था, यूनिफाई करना था, यूनिटी करना, यूनिटी के अंदर लाना था, उसको हमें क्या करना था, एकता के सूत्र में बांधना था। पहला चैलेंज हमारे सामने क्या था, इतने सारे धर्म के लोग, भाषा के लोग, जाति के लोग, लिंग के लोग, इन सबको क्या करना है, एक जगह पर इकट्ठा करके, यानी कि एकता की भावना इनके अंदर पैदा करना। ठीक है, तो ये भावना किसने पैदा की थी, हमारे नेशनल मूवमेंट, जो नेशनलिज्म का मूवमेंट चला था, इसने हालांकि ये भावना पैदा कर दी थी। बट लास्ट आते आते कुछ जो हमारे भारत के बहुत ही महान नेता थे, उन नेताओं ने क्या किया, भारत का पार्टीशन कर दिया, इंडिया का पार्टीशन कर दिया, और इस भावना को क्या करा, इस भावना को तोड़ दिया पूरी तरह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, यानी कि भारत जो था वहां पे क्या एस्टैब्लिश करना, डेमोक्रेसी। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन क्या थी, बहुत ही ज्यादा। अब इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट हमें चाहिए थी, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमें अपनाना था जिसमें सभी लोगों के क्या हो, भागीदारी शामिल हो जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, डेमोक्रेसी का, यानी कि इतने सारे लोगों की बात सुनने के लिए हमारे पास कैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, डेमोक्रेसी की। हम लोग अगर सोशलिज्म को बनाते, कम्युनिज्म को बनाते, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें उसका फायदा कुछ नहीं होता। हालांकि हम देखेंगे मार्केट में हमने क्या अपनाया था, कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को, ठीक है, बट गवर्नमेंट के फॉर्म में हमने क्या अपनाया, डेमोक्रेसी को, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम लोग प्रेफर करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट एंड वेलबींग, यानी कि भारत क्या था, बहुत ही गरीब देश था, अंग्रेजों ने पूरी तरह से लूट लिया था, बहुत गंदी तरह से लूटा था, जितना सोना चांदी पैसा हीरे जवाहरात जो कुछ कहो सब कुछ क्या करे, अंग्रेज हमारे यहाँ से लूट के ले गए थे। ठीक है, अब ऐसे अविकसित देश को सबसे पहले हमें क्या करना था, विकसित करना था और लोगों का भला करना था। यानी कि लोग जो बहुत ज्यादा गरीबी के शिकार थे, पिछड़ेपन के शिकार थे, उन लोगों को धर्म, जाति, लिंग भेदभाव इन सबसे दूर करके उनका विकास करना था, उनका नव निर्माण हमें करना था। तो आपके तीनों चैलेंज क्या थे, बिल्कुल सही, इंडिया को ये तीनों चैलेंजेस
चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल राइट आंसर, डी फॉर दादाजी प्यारे प्यारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पर इंडिया को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, पहले तो चैलेंजेस नेशन बिल्डिंग के सामने थे, अब इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे उनके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। ऑप्शन नंबर ए, देयर वाज नॉट अ सिंगल टेरिटरी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिश भारत था, जो भारत का मैप आप देखते हैं, ये पूरा भारत का आपका कौन सा था, ये आपका था ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आपका ये आता था। ठीक है, तो इस ब्रिटिश इंडिया को हमें क्या करना था, इसका हमें यूनिफिकेशन हमें करना था। ठीक है, आप देखो हमारा भारत का मैप ऐसे ही है, यहाँ बांग्लादेश आप देखोगे, यहाँ मणिपुर त्रिपुरा ये सब आ जाएंगे आपके। ठीक है, ऐसे ही आपका भारत का मैप चला जाता है। ठीक है, अरे बाप, अरे इतना अच्छा मैप बन गया मेरे से। ठीक है, ये आपका भारत का मैप था ब्रिटिश इंडिया। इस ब्रिटिश इंडिया के सामने पहला चैलेंज किया था हमारे सामने, देयर वाज नॉट अ सिंगल टेरिटरी, ऐसा कोई भी एक इलाका नहीं था जो मुस्लिम बहुल हो, यानी कि जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में रहते हो। देखो पार्टीशन जब हुआ इंडिया का, किसके बेस पे हुआ था आपका पार्टीशन, द्विराष्ट्र सिद्धांत के। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत आपका किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला कि जो भारत है ये किसी एक धर्म का नहीं बल्कि दो बहुल धर्म राष्ट्र देश है, यानी कि यहाँ पर दो धर्म हैं जो डोमिनेट करते हैं। कौन कौन से, हिंदू और मुस्लिम। तो हमें इन दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र बनाना चाहिए और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र, क्योंकि अगर ये भारत के अंदर रहेंगे तो मुसलमानों का दमन होगा। किसने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, उनकी दूरदृष्टि ऐसा कहती थी, पता नहीं कहाँ से दूरदृष्टि ऐसे लाते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी मेजोरिटी में एरिया नहीं था जहाँ पर हम लोग कह सकते थे कि भाई ये मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है। आप देखोगे एक एरिया आपका कहां था, पंजाब के साइड, एक एरिया आपका था बंगाल के साइड, और नीचे के साइड दक्षिणी भारत के साइड कई सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर मुस्लिम डोमिनेंट तो थे लेकिन हिंदू पॉपुलेशन से ज्यादा नहीं थे। ठीक है, ये आपके सामने बहुत बड़ा मुद्दा था। बी ऑप्शन आपका क्या है, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान सारे एरियाज डिमांड नहीं करते थे। आपके सामने क्वेश्चन है भाई, एक बात बताओ कि आपका पाकिस्तान की पहली बार डिमांड किसने की थी। पहली बार अगर बात करें कि एक अलाइन, एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए, सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स, इसकी डिमांड किसने की थी, सेपरेटेड कंट्री फॉर मुस्लिम, यानी कि सेपरेटेड कंट्री कह लो चाहे टेरिटरी कह लो फॉर मुस्लिम, इसकी डिमांड किसने की थी आपके सामने। सबसे पहले आपको इसका बताना है हमें ऑप्शन। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की डिमांड किसने की थी। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके सामने, एक सेपरेटेड कंट्री की डिमांड किसने की थी, फिर पाकिस्तान की डिमांड किसने की थी। जल्दी से आपको इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हमें बता देना है। ठीक है, अगर मैं बात को सेपरेटेड कंट्री फॉर मुस्लिम्स की नहीं पता है तो देख लो भाई क्या है ये सेपरेटेड कंट्री फॉर मुस्लिम। आपके एक हमारे बहुत महान कवि हुए हैं, उनका नाम था मोहम्मद इकबाल साहब। मोहम्मद इकबाल साहब, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी कविता जो हमारे भारत में अभी तक गुनगुनाई जाती है उसको इन्होंने लिखा था। क्या था उसका नाम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले उसके ये गुलसिता हमारा। कहने के लिए तो बहुत अच्छी पोएम लिखी गई है, ये किसने लिखी है, मोहम्मद इकबाल साहब ने। लेकिन यही वो मोहम्मद इकबाल साहब हैं जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम एरियाज, मुस्लिम पीपल के लिए अलग टेरिटरी होनी चाहिए, एक अलग स्थान होना चाहिए जो पाक होगा, जो बहुत शुद्ध होगा, बहुत स्वच्छ होगा। ठीक है, तो किसने डिमांड करी, पहले बात करें इकबाल साहब ने। इन्होंने बोला कि मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए अलग से एक टेरिटरी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पाकिस्तान की डिमांड किसने करी, पाकिस्तान की डिमांड करी थी हमारे चौधरी, याद रखना है, चौधरी 10 रुपए के कुरकुरे दे दे भाई, तो चौधरी रहमत अली। क्या नाम था उनका, चौधरी रहमत अली। इन्होंने क्या करा था, पहली टाइम पाकिस्तान की डिमांड करी थी। अगर मैं बात करूं इनका सन कौन सा था, इन्होंने 1933 में डिमांड करी थी, और इकबाल साहब ने कब डिमांड करी थी, 1930 में। ठीक है, 1930 में इन्होंने डिमांड करी, 1933 में चौधरी रहमत अली ने। इसके बाद तो भाई साहब जो मुस्लिम नेता थे चढ़ गए, बिल्कुल हमें पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए। 1940 में फिर ये लोग जिन्ना उन्ना साहब जी हमारे आ जाते हैं, ये लोग बिल्कुल मुद्दा बना देते हैं पूरा। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही, यानी कि बहुत सारे मुस्लिम एरियाज ऐसे थे जो अलग से पाकिस्तान में शामिल नहीं होना, जैसे आपका बलूचिस्तान, आज भी वहाँ डिमांड चलती है कि हमें पाकिस्तान के अंदर शामिल नहीं होना है। इसके बाद आपका अगर ईस्ट पाकिस्तान की बात करूँ, ईस्ट पाकिस्तान जैसे आजकल हम क्या कहते हैं बांग्लादेश, तो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ डिमांड चल रही थी, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द माइनॉरिटीज on both sides of the border had no option except to leave their home at a very short time, यानी कि दोनों तरफ माइनॉरिटीज थे, यानी कि जो ईस्ट तरफ वेस्ट तरफ जो हमारे हिंदू भाई थे और जो इंडिया के वाले साइड में मुस्लिम भाई थे, इनको क्या करना पड़ा, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था अपने टेरिटरी को छोड़ने के अलावा। ऐसा बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम पर इतनी मारकाट मचाई गई धर्म के नाम पर, वहाँ पे हमारी महिलाओं बहनों को मारा गया। ठीक है, यहाँ पर जो भी वायलेंस जितनी हुई, उस वायलेंस के चलते जो भी माइनॉरिटीज बच गई थी, उन
माइनॉरिटीज के पास कोई और चांस नहीं था, वो लोग माइग्रेट कर जाएं इसके अलावा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है। इसका मतलब डी फॉर दद्दू दादा बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है आपका, विच स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन इज करेक्ट, यानी कि जो पाकिस्तान या इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था उसके बारे में आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या बताना आपको कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जल्दी बताओ भाई क्या है आपका। ऑप्शन नंबर ए, पीपल ऑफ वन कम्युनिटी एलिमिनेटेड पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी इन द नेम ऑफ रिलीजन। अभी बताया मैंने आपको धर्म के नाम पे क्या होता है, धर्म के नाम पे बहुत भारी मात्रा में मारकाट मचाई जा रही थी, हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे, ठीक है, बहुत सारी प्रताड़नाएं महिलाओं को झेलनी पड़ी, सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ा था तो वो वुमेन को भी पड़ा था, ठीक है, क्यों, उनको जबरदस्ती शादियां करा दी गई, कई लोगों ने तो अपनी बेटियों को, अपनी मतलब पत्नियों को जबरदस्ती मार दिया ताकि उनको जो जल्लाद उस टाइम पे थे, जल्लाद ही कहेंगे उनको, ठीक है, उन्होंने इतने कुकर्म किए कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है, तो उनको क्या करा, उनसे बचाने के लिए खुद ही मार दिया, ठीक है, तो ऐसे काम भी वहाँ पे हो रहे थे। धर्म का नाम मार्केट में चल रही थी, सिटीज लाइक कोलकाता, अमृतसर एंड लाहौर बिकेम कम्युनल जोन्स, यानी कि यहाँ पर सांप्रदायिकता के नाम पर बहुत सारे दंगे यहाँ पे किए जा रहे थे। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सांप्रदायिकता, ये क्या है, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पर मारकाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अराउंड 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, यानी कि जो विभाजन था, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप लगभग 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल सही है, और ज्यादा ही होती, ये तो आपका ऑफिशियल डेटा है भाई, अनऑफिशियली अगर आप देखोगे करोड़ों में लोग मारे गए थे उस टाइम पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पहले आ गया, डी बाद में, वाह 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 भाई एडिटर साहब क्या एडिटिंग की है आपने। ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसली स्टेट्स गॉट द पावर टू रिमेन ऑटोक्रेटिक, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको ऑटोक्रेटिक क्या होता है, निरंकुश, निरंकुश मतलब उनके ऊपर किसी का शासन नहीं है, कोई उनके ऊपर अंकुश नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं, वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, उनको ऊपर प्रतिबंध था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका जो सी लिखा हुआ है, ए एंड बी, सी फॉर चच्चा विधायक हमारे, या फिर डी फॉर दद्दू दादा, कुछ भी कहो, आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इनिशियली रिफ्यूज टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन, यानी कि इंडियन यूनियन, जो आप मैंने बताया था ना कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, कितने थे, 565। अब इनमें से किस किसने रिफ्यूज किया इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि इंडिया वाली साइड को, दो साइड थी आपकी, बता दिया मैंने आपको, इंडिया वाली साइड और पाकिस्तान वाली साइड। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रहते तो इंडिया में थे, खाते इंडिया का थे, लेकिन इंडिया के साथ क्या कर रहे थे, गद्दारी कर रहे, तो यही सब ये लोग कर रहे थे। तो कौन कौन से थे वो लोग, मणिपुर, कश्मीर, पंजाब, या फिर बोथ ए एंड बी। देखो पंजाब तो उस टाइम पर इतना कम्युनल वायलेंस यहाँ पे था, बट इन्होंने अलग डिमांड नहीं की, इन्होंने अलग राष्ट्र की डिमांड उस टाइम पर नहीं की थी। कुछ लोग थे जिन्होंने की थी, लेकिन ये इतना मास लेवल पर नहीं जा पाया था, ठीक है। बट आप अगर बात करूँ, चार स्टेट्स थे ऐसे, कौन कौन से, मणिपुर, पहले आपको याद रखना मणिपुर, फिर कश्मीर, ठीक है, कौन आपका कश्मीर, फिर त्रावणकोर, कौन आपका त्रावणकोर, और एक आपके निजाम साहब, कहाँ के थे निजाम साहब, आपके थे हैदराबाद के निजाम, कहाँ के, हैदराबाद के। पेपर में क्वेश्चन आ गया हैदराबाद टर्म कहाँ से रिलेटेड है, ऑप्शन में आ गया हैदराबाद, तो क्या करोगे, हैदराबाद को बिल्कुल टिक मार देना। ये आपके MKTH MDH याद रखो, क्या याद रख लो आप, MKTH यानी कि मणिपुर, कश्मीर, त्रावणकोर और हैदराबाद, ठीक है। ये आपके क्या थे, ये 4 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने इंडिया में शामिल होने के लिए बहुत आनाकानी करी। इनके लिए कौन थे, हमारे आयरन मैन, कौन थे आयरन मैन, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जयंती कब मनाई जाती है, जल्दी कमेंट करो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती कब मनाई जाती है भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, 31 अक्टूबर। कब मनाई जाती है, 31 अक्टूबर। इन्हीं के नाम पर जो इनकी मूर्ति बनी है, कहाँ बनी है, हमारी गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। ये आपको जो फैक्ट्स हैं ये आपको क्या करने, याद रखने हैं, ठीक है। तो मणिपुर, कश्मीर, ये दोनों नाम आपके आ गए, तो ए एंड बी बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन डी फॉर दद्दू दादा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब, What does इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं विलय पत्र। क्या कहते हैं, विलय पत्र। देखो क्या था ये, मैं बताता हूँ आपको। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट से 565, उनके पास एक पत्र जाता था, एक लेटर जाता था, उसमें क्या लिखा होता था कि आपको इंडिया के अंदर शामिल होना है, ठीक है। अब जो आपकी विदेश नीति है, जो आपकी आंतरिक नीति है, उसको कौन मैनेज करेगा, इंडिया मैनेज करेगा। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिनको सोवरेनिटी दी गई थी कुछ स्तर पर, ठीक है, यानी कि सब कुछ उनको नहीं सौंपा गया, उनको ये बोला कि मिलिट्री अपने मत रखो, इंडिया में शामिल हो जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, ठीक है। जैसे
समझ लो बस थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। विलय पत्र क्या था आपका, यानी कि भारत में विलय हो जाओ, भारत में इंक्लूड हो जाओ आप, आपकी रक्षा कौन करेगा, भारत करेगा। ऐसे पाकिस्तान भी गिरा था लेकिन उसका नाम कुछ और था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने चलाया था, हमारे इंडिया ने। ये लेके कौन जाता था, ये हमारे लेके जाते थे हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो ये जहाँ जहाँ गए वहाँ पे तो हमें सफलता मिल गई, जहाँ हमारे आयरन मैन गए वहाँ हमें सफलता मिल गई। इन्होंने एक जगह छोड़ दी थी, एक जगह भेज दी हमारे चचा नेहरू जी को, क्या नाम था उसका, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, इसको छोड़ दिया इन्होंने। बोला भाई यहाँ आप चले जाओ, देख लो थोड़ा, आप भी थोड़ा देखो, प्रधानमंत्री हो यार आप, इसको देखो थोड़ा। और जैसे इनको दिया गया इसका क्या हो गया आजकल आप देख लो, अभी भी POK हमारी देन, ठीक है। यानी कि भाई साहब ये कर नहीं पाए, इन्होंने सोचा हम शांति से काम करेंगे, लेकिन आयरन मैन क्या कहते हैं, आयरन मैन अरे शांति वांति कुछ नहीं, लठ लेके जाऊंगा, लठ बजाऊंगा, नहीं माने तो। लेकिन चाचा नेहरू क्या कहते रहे, अरे भैया मान जाओ, नहीं माने तो कोई बात नहीं, नहीं माने UN में लेके गए, UN ने मुद्दा पूरा भड़का दिया। अब POK हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर। ट्रिक याद रखो भाई, आयरन मैन जहाँ नहीं गए वो हमारे हाथ से छूट गया, कौन, POK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का कुछ एरिया, ठीक है। तो क्या लिखा है आपका, स्टेट एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था इसमें स्टेट्स एग्री करते थे इंडियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए। क्या ऐसा सही है, देखते हैं भाई। बी, स्टेट डिसएग्रीड, अरे डिसएग्रीड, अरे भाई इंडिया लेके क्यों जाएंगे, डिसएग्रीड करेंगे तो इसको क्या करो, एलिमिनेट। सी, स्टेट विद ऑटोनॉमी, स्वायत्त ना भाई। डी, द रूलर्स विल हैव ऑल द ऑटोनोमस पावर व्हेन इवन बिकमिंग द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि इंडियन यूनियन का पार्ट होने के बाद भी जो इस पर साइन करेगा वो ऑटोनोमस रहेगा, स्वायत्त रहेगा। ऐसा कुछ नहीं था, अगर आप इंडियन यूनियन का पार्ट बन रहे हो तो आप किसके अंडर रहोगे, आप इंडिया के अंडर रहोगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका आओ कभी हवेली पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, Which one of the following from the northeast had become a state before 1972, यानी कि इनमें से कौन सा आपका ऐसा स्टेट है जो 1972 से पहले स्टेट आपका बन गया था। इसके लिए आपको बहुत अच्छी ट्रिक आपको शॉर्ट्स में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आई बटन पे दिख रहा है आपको लिंक, उस बटन पे क्लिक करना या फिर डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके जो भी स्टेट्स इंडिया के पार्ट बने थे, कौन कौन से सन में बने थे, कब कौन सा स्टेट बना, सारी ट्रिक आपको मिल जाएगी। उस ट्रिक को क्या करना, आपको वीडियो देखनी है, उसको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ करना होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस इस क्वेश्चन का आंसर देखो, 1972 से पहले आपको कौन सा स्टेट बन गया था। मेघालय 1972 में बना, मणिपुर 1972 में बना, ठीक है, त्रिपुरा 1972 में बना। भाई ऐसे याद नहीं किया, ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। बट आपका डी जो है नागालैंड, ये कब बना था, 1963 में। तो नागालैंड आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत, यानी कि नागालैंड 1972 से पहले बन गया था, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका डी फॉर दद्दू दादा। आज का आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 10वां क्वेश्चन, मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, मुस्लिम लीग कब बनी थी आपकी। मुस्लिम लीग क्या थी, अरे मुस्लिम लीग क्या गई, अरे भाई चैप्टर पढ़ा ना, चैप्टर पढ़ा है तो एक पार्टी पढ़ी होगी जिसके मुस्लिम नेता थे, सारे के सारे, ज्यादातर नेता उसके क्या थे, मुस्लिम सारे ही थे यार। वैसे तो कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम थे बट मुस्लिम लीग में सिर्फ मुस्लिम थे, ठीक है। अभी आपके मुस्लिम लीग कब बनी थी आपको जल्दी बताना है कमेंट बॉक्स में। इससे पहले एक बात आपको बता दो, कई लोग बच्चों को मैसेज आ रहे थे कि भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा। तो भाई एक बात बताओ, मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा यार, आप अपने आप में मोटिवेशन ढूंढो ना। बाहर यूट्यूब पर सर्च मार के मोटिवेशन कहाँ ढूंढ पाओगे। अगर आपको मोटिवेटेड रहना है, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए ही, तो किसको देखो, अपने माँ बाप को यार। दिन भर कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग आपके लिए, आपकी सारी जीत पूरी करने के लिए आपके माँ बाप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, पसीने में आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए क्या कर रहे हैं, रोटी पानी का जुगाड़ आपके लिए कर रहे हैं। तो आपको बाहर की दुनिया में मोटिवेशन जो मिलता है ना, दिखावटी मोटिवेशन, उससे दूर रहना है, ठीक है। आपको अगर असली मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन चाहिए तो अपने पापा से लो, ठीक है, अपने मम्मी पापा से लो, पेरेंट्स से लो अपने। आप बाहर की दुनिया मोटिवेशन मत ढूंढो, नहीं मिलेगा आपको। मोटिवेशन इनर होता है, आउटर नहीं होता। इनर कब आएगा, जब आप अपने माँ बाप के दुख दर्द को समझोगे, ठीक है। तो उनके दुख दर्द को समझो और मोटिवेशन ढूंढना बंद कर दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। मुस्लिम लीग कब बना आपका, 1885 में आपका क्या बना था, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना किसने की थी, AO ह्यूम ने। किसने की थी, AO ह्यूम ने। कब, 1885 में। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस INC, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे इसका आंसर, क्या लिखोगे जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर पूछो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, क्या लिखोगे इसका आंसर, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस INC, तो क्या लिखोगे इसका आंसर, जल्दी कमेंट में बताओ। तब तक हम इसका आंसर देखते हैं। 1906 में आपको कौन बना, आपका बना था मुस्लिम लीग, ML। मुस्लिम लीग आपकी कब बनी थी, 1906 में। अगर बात करो 1951 में आपका क्या बनता है, भारतीय जनसंघ, BJS, भारतीय जनसंघ। अब इसका नाम क्या हो चुका है, अब इसका नाम हो चुका है BJP, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। आपका भारतीय जनसंघ खत्म को होता है, ये खत्म होता है आपका 1977 में, ठीक है। और 1980 में यही जनसंघ जो है आपका भारतीय जनसंघ, ये रूप ले लेता है BJP का, भारतीय जनता
पार्टी का, ठीक है। या बीजेपी कब बनती है 1980 में, भारतीय जनसंघ कब बना 1951 में, मुस्लिम लीग कब बना 1906 में, और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी आपकी 1885 में। चलो इसका आंसर देखते हैं। आपका फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थे? आईएनसी की फर्स्ट प्रेसिडेंट आपकी कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी आपकी? एनी बेसेंट। याद रखना आपको, एनी बेसेंट, ठीक है। ये होम रूल लीग मूवमेंट से भी रिलेटेड थी आपकी, होम रूल लीग मूवमेंट। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना। होम रूल लीग मूवमेंट कुछ आ जाए, होम रूल लीग कहाँ टिक मारोगे? एनी बेसेंट पर। अगर आप पूछो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट यानी कि फर्स्ट इंडियन जो थी आपकी, वो कौन थी प्रेसिडेंट कांग्रेस की? वो थी आपकी सरोजिनी नायडू जी। कौन थी आपकी? सरोजिनी नायडू। देखो भाई, आपको पोल साइंस के वीडियो में जीटी ना मिले ऐसा हो सकता है क्या? सिस्टम है भाई, सिस्टम। अपने सामने कोई बोल सकता है क्या? नहीं ना। तो जीटी में करना है आपको तैयारी, तो क्या करो, इसको फॉलो कर लो, ठीक है। आपके सारे के सारे आंसर्स आपके आज के क्वेश्चंस के हो चुके हैं। आपको क्या करना है, जितने प्रीवियस वीडियोस हैं और अभी की वीडियोस हैं उनको सीक्वेंस में आपको देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं और अपनी तैयारी को एक बूस्ट डोज देना है, ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में जो आपके डाउट्स हैं उनको कर दो। यार देखो, डाउट्स तभी क्लियर होंगे जब आप पूछोगे। आप पूछते नहीं डाउट्स, ठीक है। पूछो भाई डाउट्स अपने, जितने डाउट्स पूछोगे उतना आपको फायदा होगा। डाउट्स कहाँ पूछने? हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको यहाँ डाउट्स नहीं पता चल रहे हैं, आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे, तो क्या करो, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करो और मुझसे या हमारी टीम से कनेक्ट होकर अपने डाउट्स को दूर करो। क्योंकि अगर डाउट कोई भी आपका है तो आपका एग्जाम में रोड़ा बन सकता है वो आपके लिए, ठीक है। तो उस रोड़े को, जो पत्थर है, उसको दूर करना है आपको, अपनी सक्सेस आपको अचीव करनी है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।